नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो चुनावी महासंग्राम में आज एक बार फिर से बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज एक बार फिर वोट डाले गए और आज के जो मतदान था उसमें करीब करीब 57 से थोड़ा ज्यादा यानी 58 से कुछ कम फीसदी वोट हुआ है। और आज का मुकाबला, आज जिन जगह पर वोट डाले गए, बहुत दिलचस्प वहां के आंकड़े हैं, बहुत दिलचस्प वहां की राजनीति है। तो हम आंकड़ों की भी बात करेंगे, राजनीति की भी बात करेंगे और ऊंट दरअसल किस करवट बैठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो है चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने बहुत अहम पड़ाव पर आ चुका है। इस सब के बारे में बात होगी और आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की जो चुनावी सुर्खियां हैं, वो चुनावी सुर्खियां आज की क्या है। हम आपको चुनावी सुर्खियों की बात नहीं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल 2012 और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो वोट प्रतिशत था, जहां पर आज वोटिंग हुई, वो क्या था, उस पर नजर डाल लीजिए। आज जो पांचवा चरण हुआ उसमें 2012 में 57.05% वोट हुआ था और अब 2017 में आज जो चुनाव हुए उनमें शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 57.36% है। थोड़ा सा ज्यादा, हालांकि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, देर रात तक जो आंकड़े आएंगे कई जगह से और जो आंकड़े आएंगे वो थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब पिछली बार की तुलना में आज वोटिंग ज्यादा हुई है। हालांकि जो दूसरा तुलना करें हम तो फिर उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जनादेश में अब तक अगर हम नजर डालें, पहले चरण में 64% वोट हुआ, दूसरे चरण में 65%, तीसरे चरण में 61% और ये चौथे चरण में 61% और आज पांचवें चरण में करीब करीब 57.36% वोटिंग आज हुई है। यानी पिछली बार 2012 में जब यहाँ वोट हुआ था उसकी तुलना में ज्यादा हुई है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के इस साल के, इस बार के जब आंकड़ों को देखते हैं उनकी तुलना में देखेंगे तो आज वोटिंग थोड़ी सी कम दिखाई देती है। वो भी हम जानेंगे दरअसल उसके पीछे क्या करना है। अब आपको उससे पहले हम दिखाते हैं कि तस्वीरों के जरिए कि कैसे सुबह से लेकर आज शाम 5 बजे तक लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने शिरकत की। ये 4 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह जहां मतदान शुरू हुआ थोड़ा धीमा हुआ। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 10.77% वोटिंग दर्ज हुई। इसके बाद दिन बढ़ा तो लोग अपने घरों से निकलने लगे और सुबह 11 बजे तक 26% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद मतदान ने और तेजी पकड़ी और दोपहर 1 बजे तक 39% मतदान दर्ज किया गया। 1 बजे के आप देख रहे हैं और 3 बजे तक जो बात करें तो चौथे चरण में 49.43% मतदान हो चुका था। यहां से साफ हो गया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा और वो अंत में देखने को मिला भी। जैसे कि हमने आपको बताया कि शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए वो 57.36% मतदान हुआ है, जो पिछली बार की तुलना में बढ़ा हुआ मतदान है साफ तौर पे। और आज के मतदान पर जो है बात करने के लिए हमारे जो तमाम रिपोर्टर हैं चुनावी हलचल पर निगाह रखे हुए थे। हमारे संवाददाता गोंडा बहराइच से इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। फैजाबाद अयोध्या से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले विशाल बैरिस्टो आपके पास आता हूं। फैजाबाद अयोध्या राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील इलाका है और अगर यहाँ की राजनीति में बात करें तो काफ़ी उठापटक यहाँ की राजनीति में दिखती रही है। अयोध्या को लेकर के जाहिर तौर पर हमने देखा देश भर में जो है ये मुद्दा बना था। आज अगर मतदान की बात करें तो आज आपने क्या कुछ देखा सुबह से लेकर शाम तक? देखिए अशोक जी, जैसे कि आपने कहा है कि जब हम अयोध्या और फैज़ाबाद की बात करते हैं तो पूरी देश की निगाहें उस पर रहती हैं और हमेशा चर्चित रहता है। लेकिन इस बार बिल्कुल एक नया चेहरा मुझे देखने को मिला। मैं अयोध्या भी गया, मैं फैज़ाबाद भी गया और जहाँ पर भी मैंने लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा हमें विकास चाहिए। चाहे कोई सी भी उम्र का आदमी हो, अगर वो युवा था तो उसने बोला मुझे विकास चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। अगर वो अधेड़ उम्र का था तो उसने कहा मुझे अपने फैज़ाबाद में, अपने अयोध्या में विकास चाहिए। ये पावन नगरी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सड़कों की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है, किस तरह से गंदगी है। ये एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आने चाहिए। इस पर अभी तक क्यों नहीं कुछ किया गया? बड़े बड़े दावे और वादे किए गए और ये आम राय थी कि कब तक हम एक ही मुद्दे को लेकर अयोध्या और फैज़ाबाद को बाकी मुद्दों से हम दूर रखेंगे और क्यों हमारा अयोध्या और फैज़ाबाद जो ज़िला है वो ऊपर नहीं आया अब तक, क्यों विकास में हम पिछड़ गए, क्यों इसका जवाब देने के लिए वो आए थे और बड़े गुस्से के साथ उन्होंने वोट किया। उन्होंने आज वोट डाला अपना विकास के ऊपर। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें
पर्यटन मानचित्र पर, उन्हें विश्व मानचित्र पर अयोध्या और फैजाबाद का नाम चाहिए। अशोक जी, सही तौर पर ये दर्द लोगों को जरूर होगा, क्योंकि अयोध्या की जब बात करते हैं तो ये राम की नगरी है और पूरे देश भर से वहाँ लोग पहुँचते हैं, लेकिन जो स्थिति है वहाँ की जाहिर तौर से बहुत ख़राब स्थिति है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो विशाल, राजनीतिक रूप से भी इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ तो नहीं रहा, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बार बार जो है अपना गढ़ बनाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर की है। लेकिन इस बार अगर राजनीतिक रूप से देखें तो आपको क्या लगता है, राजनीतिक तस्वीर वहाँ की क्या दिखाई दी? देखिए अशोक जी, अभी जो आपने कहा है जाहिर सी बात है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी बार बार उसको अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश करती है। इस बार भी पुरजोर कोशिश की गई है। पिछली बार 2012 में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था जहाँ तक हम इस एरिया की बात करते हैं, लेकिन इस बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुबह विनय कटियार आए, जब हमने उनसे बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि इस बार आप क्या भरोसा दिला रहे हैं अपने चुनाव क्षेत्र में। उनका पहला लफ्ज़ था विकास। यहाँ तक मतलब ये कि उनको भी मालूम है कि विकास अब लाना होगा, विकास का मुद्दा अब तक कहीं पीछे रह गया था और उसको आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। हमने साधु संतों से बात की, उन्होंने बोला कि राम जन्मभूमि का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और अब हमें विकास चाहिए। हम जब राम जी की बात करते हैं तो ये पावन नगरी है, इसको पवित्र दिखना चाहिए। इतनी गंदगी है इसके अंदर, तमाम सियासत होती है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सियासी पार्टियों को सोचने के लिए अयोध्या के लोगों ने अब मजबूर कर दिया है। विशाल, जैसे आपने विनय कटियार की बात की, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विनय कटियार का ये बयान भी आया। क्या इस संदर्भ में आपकी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि विनय कटियार साहब ने ये कहा है कि भाई मंदिर, राम मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात है, विकास वगैरह तो होता रहेगा। विनय कटियार के हवाले से ऐसी भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा विकास और राम मंदिर का जो मुद्दा है हम उसको छोड़ नहीं सकते। राम मंदिर हमेशा हमारे लिए रहेगा, लेकिन विकास को उन्होंने उतनी ही तरजीह दी जितनी कि राम मंदिर को दी। और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने जो साउंड बाइट मुझे दी उसमें बोला विकास और राम मंदिर, और ये कहकर वो मुस्कुराए। अशोक, विकास और राम मंदिर, जाहिर तौर पर हालांकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है। बीजेपी के नेता साफ तौर पे कह चुके हैं कि मामला अदालत में है और अगर दोनों समुदायों की सहमति बनती है तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बीजेपी का ये बड़ा क्लियर स्टैंड है, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव का मौका, इसलिए कुछ नेता इस मुद्दे को बार बार उठाते ही। बार इस बारे में और विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे इन चुनावों को लेकर, आज के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो, इस ब्रेक के बाद। सालों का साथ हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर।
एक बाजार। नया महिंद्रा यूवो दे 400 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल, यानी साल में एक सर्विस की बचत। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। चुनावी महासंग्राम में उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर की पोलिंग हुई। करीब 57.36% वोट पड़े, जो कि पिछले बार यानी 2012 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि देर रात तक जो और आंकड़े आएंगे, तमाम जिलों से और आंकड़े पहुंचेंगे, उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। 57.36% में 5वें दौर का चुनाव था और 51 सीटों पर वोट डाले गए। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो आज सुबह से लगातार इस आज के पोलिंग की, आज के मतदान की रिपोर्टिंग कर रहे थे। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, अयोध्या फैजाबाद से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ साथ रायबरेली और अमेठी के पर नजर रखे हुए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। हम इन तीनों के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच में ये भी बता दूं, हमारे साथ स्टूडियो में जो है प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप जी, आज 51 सीटों पर जो पोलिंग हुई थोड़ा सा कम है, लेकिन पिछली बार 2012 की तुलना में ज़्यादा है। और आज जहां पर पोलिंग हुई, ये पूरा का पूरा 2012 में देखे तो एक तरह से सपा का मजबूत किला था। बसपा को अपदस्थ करके सपा यहां पर आई थी। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या तस्वीर? देखिए, ये पूरा इलाका ऐसा है जहां शहरी इलाका कम है और देहाती ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। तो यहाँ किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, रोजगार की समस्या ये ज़्यादा है। विकास के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन बिजली की, सड़क की, गांव की सड़क की, ये समस्याएं ज़्यादा हैं। तो एक कष्ट जो किसानों को तत्काल हुआ है वो ये हुआ कि मानसून अच्छा हुआ, धान की फसल अच्छी हुई, लेकिन उनकी धान की बिक्री ठीक नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने धान क्रय केंद्र नहीं खोले। उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को, बिचौलियों को और निजी दुकानदारों को अपना जो धान है वो सस्ते दाम पर बेचना पड़ा, समर्थन मूल्य से कम पर बेचना पड़ा। तो उसकी एक नाराज़गी दिख सकती है। उसके अलावा जो विकास के दावे होते हैं, जो भी सत्ता में रहता है कि हमने किया है, उसके बरक्स है कि लोगों का क्या मत है। लोग उस विकास को किस रूप में देखते हैं, जो उनकी अपेक्षा थी उसके अनुरूप हुआ है या नहीं, जो वायदा किया गया था उसके अनुरूप हुआ है या नहीं, और जो नए लोग वायदा कर रहे हैं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी सत्ता में है और बसपा और भाजपा ये कोशिश कर रही हैं कि सत्ता उनको मिले, तो उनके जो नेता वादा कर रहे हैं उस पर लोगों को कितना भरोसा होता है, इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से अभी तक के चरणों में जो देखी गई वो ये है कि कानून व्यवस्था का मामला बड़ा मुद्दा बना है। हालांकि और कोशिश हुई दबाने की, हालांकि कोशिश हुई कि ये मुद्दा ना बनने, लेकिन मैं आपने जो कहा, मैं उस पर अपने संवाददाताओं से बात करूं। लेकिन अभी जो आपने धान का, किसानों की जो बात की, वो एक बड़ा मुद्दा था। मुझे याद है कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने इस पर कुछ किसानों से भी बात की। अगर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनके पास सीधे जाना चाहूँगा। अगर शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र गोंडा में है। शैलेंद्र, मुझे याद है कि आपकी एक रिपोर्ट भी थी इसी बारे में, आपने कुछ किसानों से बात की थी और किसान बता रहे थे कि वो कितने परेशान है। दरअसल क्या आज जब लोग वोट करने के लिए निकले थे, और खासकर जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में जो लोगों के छोटी छोटी ये समस्याएं हैं, क्या वोट देते वक्त लोगों के जहन में ये बात थी कि हमने धान पैदा किया और इतनी मेहनत से धान पैदा किया, लेकिन सरकार ने हमारे कोई विक्रय केंद्र जो नहीं खोला? देखिए अशोक, स्पष्ट तौर पर अगर किसान जब मतदान केंद्र पर आया, हमने उनसे बात की, तो ये मुद्दा सबसे प्रमुख था कि जो धान की जो खरीद है उसको लेकर जो शिकायत थी। और दूसरी, चूंकि ये पूरा तराई जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट कही जाती है, गन्ना किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी छाया रहे। उत्तर प्रदेश की अगर रियल तस्वीर, जिसे कहते हैं वास्तविक तस्वीर देखनी हो, तो इस पूरे तराई बेल्ट में आप जाएं, ऐसे गांव मिलेंगे जहां 10 साल पहले खंभे और तार हैं, उस पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसी सड़कें हैं कि आप जा नहीं सकते।
तो एक तरह से कैसे कि जो रुख यहाँ ये क्षेत्र दिखाता है, जैसा नतीजा आता है कमोबेश उत्तर प्रदेश का नतीजा वैसे ही आता है। निश्चित तौर पर जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान काफी मुकर थे। जहाँ तक सरकारी खरीद का सवाल है वो जो है बहुत कम हुई, और इसको लेकर स्पष्ट तौर पर किसान बात कर रहे थे और इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर भी थे। जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जो प्रदीप जी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं ये मुद्दे मुखरता से उठे, लेकिन जिस इलाके में आप हैं, गोंडा और इसके आसपास के इलाके में, वहां पर हम देखते हैं कि राजनीति में बाहुबली जो उम्मीदवार होते हैं उनका भी बड़ा जोर रहता है। तमाम पार्टियां बाहुबली के भरोसे जो है यहाँ पर चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं। क्या इस बार भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बाहुबली, हर पार्टी ने यहाँ पर इनको जो है टिकट दिया, जबकि हम आजकल सुनते हैं कि जनता जो है इस तरह के जो उम्मीदवार होते हैं उनसे थोड़ा सा अजीज आ चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इशू भी एक था जिस लोगों के जहन में, या लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहते हैं विकास हो, काम हो उनका, और भले उम्मीदवार का बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो? देखिए, इस मुद्दे पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, युवा मतदाताओं से बात की, और जो बाकी जो है प्रबुद्ध मतदाता है उन लोगों से भी बात की। उनका यह कहना था कि देखिए, बाहुबली होना न होना कोई मुद्दा नहीं है, और उम्मीदवार कैसा है, क्या उनके साथ वो मिलजुल कर रहता है, जीतने के बाद सुख दुख में हिस्सा बटाता है, ये एक अहम मुद्दा है। एक चर्चित कहावत है जो इस पूरे देवीपाटन मंडल के बारे में कही जाती है कि बाढ़ है, पलायन है, गरीबी है और दबंग राजनीति है। तो अब दबंग राजनीति से लोगों का उतना लेना देना नहीं है, वो ये चाहते हैं कि जो उनका विधायक चुनकर आए उनके सुख दुख में हिस्सा करे। अदम गोडवी ने इस बारे में कहा भी था जो है कि उनके महलों में रौनक इन्हीं गरीबों के मेहनत से आई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, साक्षरता दर यहाँ अगर आप उत्तर प्रदेश से देखें तो कम है, शिक्षा का स्तर देखें तो वो नीचे है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति जिस पर खुद पीएम मोदी की जो रैली हुई थी उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी, तो उससे एक तरह से तस्वीर समझी जा सकती है इस पूरे इलाके की। निश्चित तौर पर जनता ये स्पष्ट कहती है कि बाहुबली होना न होना कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए यह है कि जो विधायक चुना जाए, जो जनप्रतिनिधि हो वो उनकी बात सुने। जी बिल्कुल ठीक है आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हमको अभी अश्विनी के पास चलना है। अश्विनी इस वक्त अमेठी में मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो शैलेंद्र ने कहा, मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा प्रदीप जी की। प्रदीप जी, जो शैलेंद्र कह रहे थे कि लोगों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात जो नहीं है, वो चाहते हैं सुख दुख में हमारे काम में साथ है, उसका बैकग्राउंड क्या है उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, बाहुबली जो हम देखते हैं मीडिया के लोग और जो जनता देखती है, दोनों की नज़र में फ़र्क है। फ़र्क ये होता है कि बाहुबली के कारण अगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं, उसको जो है चाहेंगे कि वो हार जाए। लेकिन अगर उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे बहुत से बाहुबली हैं जो गरीबों की शादी में, लड़की की पढ़ाई में, बच्चे की इलाज में मदद करते हैं, तो उनके लिए वो बाहुबली नहीं है जो हम जिस नज़र से देखते हैं। तो विधायक या जनप्रतिनिधि, वो सांसद हो या विधायक हो, वो ठीक कह रहे थे शैलेंद्र कि उसके लिए मायने ये रखता है कि जब उसका मौका पड़ा, जब वो संकट में पड़ा, तब उसकी मदद के लिए कौन सांसद या विधायक आया कि नहीं, क्या उसकी जब जरूरत पड़ी वो मिलने गया तो मिला कि नहीं। आधे लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि विधायक या सांसद ने उनकी बात सुनी और कुछ करने की कोशिश की। हो ना हो वो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो कौन ज्यादा ऐसा है जिससे किसी समय आप मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो कनेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेता का कनेक्शन जो है उसके जो मतदाताओं से, अपने इलाके के लोगों से उसके तार जो हैं दरअसल कैसे जुड़े रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम आगे बढ़ेंगे, अभी आपको और भी हम अपने तमाम संवाददाताओं के पास ले चलेंगे, हम अश्विनी के पास भी जाना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं कि 5वें चरण में अवध से लेकर पूर्वांचल तक कई विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिन पर ऐसे प्रतिनिधि चुनाव मैदान में थे जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, जिसका जिक्र अभी हम शैलेंद्र से और प्रदीप जी से कर रहे थे। ऐसे उम्मीदवारों पर जनता की क्या है राय, क्या है प्रत्याशी जनता की, ऐसे प्रत्याशी उनकी पसंद बन पाएंगे, इसी के बारे में रिपोर्ट है जो हमने चर्चा की, उस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में जिन 51 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए उनमें देवीपाटन मंडल भी आता है। तराई के इस इलाके में कई चुनावों में बाहुबलियों के वर्चस्व की कहानी आम रही है, लेकिन इस बार मुद्दे हावी हैं और बाहुबली पीछे। जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए कुछ सोचता है, हमारे हित की सोचता है, उसको हम वोट देंगे। बाहुबली हम युवा में सोच, बाहुबली इंसान ही होता है और कोई दूसरा नहीं होता। तराई के इस बेल्ट में बाहुबलियों के दबंगई के किस्से आम रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता के लिए
उम्मीदवार का बाहुबली होना या न होना कोई अहमियत नहीं रखता। यहाँ कार्य क्षमता देखी जाएगी, कौन कितना काम करेगा, योग्यता कितनी है, वो काम करने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है, एक बार आजमाया जाएगा, दोबारा उसको नकार दिया। लोकतंत्र में राजा हो या समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी, बाहुबली हो या आम आदमी, सभी के वोट की कीमत बराबर है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में करोड़पति उम्मीदवार हो या फिर बाहुबली उम्मीदवार या साधन विहीन, जनता जनार्दन ही सभी के किस्मत का फैसला करती है। देखना होगा तराई के इस बेल्ट में जनता जनार्दन इस बार किसे सर आंखों पर बिठाती है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोंडा। ये रिपोर्ट आपने देखी और जो बात शैलेंद्र कह रहे थे, जो प्रदीप जी कह रहे थे, उसी बात की पुष्टि करती है रिपोर्ट भी थी। और जाहिर सी बात है, जो प्रदीप जी कह रहे थे कि हम मीडिया के लोग और जो चुनाव विश्लेषक होते हैं, जो चुनावी आंकड़े जुटाते हैं, उनकी नज़र में जो बाहुबली होते हैं और जनता की नज़र में जो बाहुबली होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। बहरहाल आज 5वें दौर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज मतदान हुए। इस 5वें दौर की जंग में प्रदेश के आधा दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है, तो वहीं एक सीट ऐसी भी रही जहां मुकाबले वजीर में और रानियों के बीच में। ये दिलचस्प मुकाबला रहा प्रदेश की अमेठी सीट पर। यहां पारिवारिक लड़ाई भी देखी गई और साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन की दूरियां भी। यूपी विधानसभा चुनाव में 5वें चरण में 51 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन जिस एक सीट पर सबकी नजरें रहीं, वो सीट है अमेठी की। इस वीवीआईपी सीट पर 2 रानियां मैदान में हैं, तो एक वजीर भी चुनावी रण में उतरे। अब फैसला जनता ने तय कर दिया है। वीवीआईपी अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अमिता सिंह को टिकट दिया। अमिता सिंह संजय सिंह की पत्नी है। बीजेपी ने संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह को मैदान में उतारा। दोनों के बीच फिलहाल लड़ाई सियासी है, लेकिन इसमें पारिवारिक एंगल भी है। यहाँ पे 20 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो जनता कष्ट में क्यों होती? जनता कष्ट में है, इसका मतलब है कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। ये मुद्दा, ये जो मंच है, ये मंच विकास का है, प्रगति का है। यहाँ नेतृत्व लोग चुन रहे हैं अपने भविष्य के लिए। अगर आप पर्सनल बातें कर रही हैं तो इसका प्लेटफॉर्म कहीं और है। रानियों के बाद अब बात वजीर की कर लेते हैं। सपा के प्रत्याशी गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगा है। मामला दर्ज हो चुका है, इसलिए गायत्री प्रजापति के लिए ये लड़ाई अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिहाज से अहम है। सभी वर्ग के लोग जो है, कोई ऐसा नहीं जाति धर्म भेदभाव छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ, और हमें निश्चित तौर से विजय का पताका फहराने के लिए खड़े हैं। अमेठी में लड़ाई रानियों और वजीर के बीच ही नहीं, बल्कि उस दोस्ती के बीच भी है जो साथ साथ होने का दावा करती रही, लेकिन यहाँ दूरियां बनी थीं और बनी रहीं। अब किसकी सियासत के सिक्के उसे कितना खरा बनाते हैं, ये 11 मार्च को तय होगा। लेकिन कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि ये लोकतंत्र की मजबूती ही है कि यहाँ राजा, रानी और वजीर सब बराबर हैं। मजबूत होकर लोकतंत्र का प्रमाण है, ये लोकतंत्र की खासियत है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ पर चाहे राजा हो या प्रजा, रानी हो या युवराज, हर कोई जनता जनार्दन के दरबार में सर झुका के खड़ा है, शरणागत है, नतमस्तक है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अमेठी। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की आपने रिपोर्ट देखी और एक बार फिर चलते हैं हम हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र के पास ही, जो सुल्तानपुर में इस वक्त मौजूद हैं। अमेठी, रायबरेली सब जगह चुनाव देख रहे थे और बड़ा दिलचस्प चुनाव अमेठी का इस बार देखने को मिला। अश्विनी, एक गठबंधन, 2 उम्मीदवार, यानी कि एक तरफ गठबंधन में अगर बात करें तो सपा बसपा माफ कीजिएगा सपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार थे, तो एक गठबंधन के 2 उम्मीदवार, एक राजा की 2 रानियां चुनाव लड़ रही थी। और इस तरह से देखें तो इस पूरे चुनावी मुकाबले को बड़ा दिलचस्प बना दिया। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आज? जी अशोक, अगर देखें तो अमेठी का जो चुनाव रहा वो बेहद दिलचस्प रहा। एक आयाम मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि राजा रानी तो थे ही, वजीर तो हैं ही, साथ ही साथ समाजवाद का वो एक चेहरा भी है कि कैसे जो कथित समाजवाद है कि कैसे साल 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर अरबपति खरबपति बना जा सकता है, और उसको तमाम विवादों के बाद, तमाम कानूनी पेचीदगियों के बाद भी उम्मीदवार बनाया जाता है, और साथ ही साथ
उसको समाजवादी पार्टी में हर कीमत पर स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करने के लिए लोग बाध्य भी होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और दिलचस्प बताना चाहूँगा कि जनता जनार्दन जो होती है उसको शतरंज के खिलाड़ी या सियासत के चौसर पे खेलने वाले लोग अपने दांव लगाते हैं, और शतरंज के खिलाड़ियों की तरह राजनीति के माहिर लोग जनता को महज प्यादा समझते हैं, एक सैनिक समझते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व होता है जिसमें जनता सिपाही नहीं होती है, खुद राजा होती है, खुद अपने राजा का चुनाव करती है, उनका भविष्य तय करती है, और वो सब कुछ इस जनतंत्र में तय करते हैं। अगर बात करें तो जो स्थितियां हैं, हम खुद जानना चाहेंगे कि बेहद जागरूक और बेहद सबल जो है जागरूक मानसिकता है, तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या बताएं, अभी भी इस लोकतंत्र के माहौल में राजा रानी या युवराज जैसे संबोधन लोगों को सुपाच्य हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में राजा रानी जैसे शब्द सुपाच्य नहीं है, किंतु जहां स्थिति आ गई कि एक महिला केवल इसलिए अब तक सत्ता में काबिज रही कि वह फला की पत्नी है, इसलिए आज जनता इस पर उतर आई है कि हम जो वास्तविक हकदार इस राज्य का है, इसका उत्तराधिकारी है, उसे देकर रहेंगे। तो एक भावनात्मक सियासत के साथ एक भावनात्मक कार्ड भी खेला गया, और ये जनता जनार्दन तय करेगी कि वास्तविकता क्या होती है, और साथ ही साथ इसमें कई अन्य आयाम भी है जिसका फैसला जनता जनार्दन 11 तारीख को करेगी। अश्विनी, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। अभी हम सुन रहे थे अमिता सिंह ये कह रही थी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अदालत में या यहाँ पर नहीं होने चाहिए, निजी मुद्दे हैं, उनको नहीं उठाया जाना चाहिए, और जाहिर तौर पर उनका इशारा उस राज परिवार की लड़ाई की तरफ था कि असली रानी जो है वो कौन है। दरअसल हम देख रहे थे कांग्रेस की सभाओं में नारे लग रहे थे कि जिसको राजा स्वीकार कर ले, रानी तो दरअसल वही है, जबकि बीजेपी में बात चल रही थी कि असली रानी जो है ये है। तो क्या ये सब चीज़ें जो हैं आज भी आपको वोट देने के लिए जब लोग निकले तो उनके जहन में ये सब बातें दिखाई दी क्या? वो अशोक, मैंने यही सवाल अभी पूछा, तो सामान्यतः जनमानस इतना सबल है, जनमानस इतना जागृत है, जनमानस इतना साक्षर है कि अब वो उस सामंतवादी स्थिति में नहीं है, और जनता अपने वोट की कीमत मानती है। वो अलग बात है कि सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच का इलाका ऐसा ये है कि जहाँ पर 50 किलोमीटर पर रियासत और 50 किलोमीटर पर सियासत दोनों चेंज हो जाया करती है। लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अगर अमिता सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से इशारा किया कि जो भी है, ये उनका कथन भी था। सुबह जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि जनता का दरबार ये तय करने के लिए नहीं होता है कि कौन राजा है कौन रानी, इसके लिए अलग फोरम है, कोर्ट है, कचहरी, और जो विरासत की लड़ाई है वो कोर्ट के आधार पर तय की जाए। लेकिन निश्चित तौर से एक भावनात्मक मुद्दा है। ये भावनात्मक मुद्दा पे, भावनाओं के आधार पर राजनीति की भी जाती है, राजनीति पे अपनी वैतरणी और अपनी स्थिति को सुधारा भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपरोक्ष तरीके से ये चुनाव ये तय करेगा कि अमेठी की जनता किसको तरजीह देती है। आपने जो बात की सही बात है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि दरअसल जनता के पास जब चॉइस ऐसी होती है कि एक तरफ 2 रानियां हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा वजीर जो कि कहते हैं कि बीपीएल कार्ड से BMW तक पहुंच गया, और ऐसा वजीर जिसके ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लगे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, और जिसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने एक महिला का बलात्कार किया, और उस महिला के बलात्कार के अलावा उस महिला की बच्ची के साथ भी छेड़खानी करे। तो ऐसे जब लोग मैदान में होते हैं तो लोगों के पास जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं होते। इसके बारे में और बात करेंगे, प्रदीप सिंह जी से ही बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर। सर्दी में तेरा संगमरमरी निखार, बहार में खुशबू और रंग का खुमार, खिजा में सुर्ख आतिशी तेरा सिंगार, गर्मी में मखमली रूप छांव चिनार, मौसम देखा ये कश्मीर, जन्नत सी लगी इसकी तस्वीर। ये है कश्मीर, अक्स फिरदौस। इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। ये दवाएं जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए। तुमने बिल तो लिया ही नहीं। अरे
जल्दी में हूँ ना। पक्के बिल के बगैर सामान की घटिया या नकली पाए जाने पर ना तो उसे बदल पाएंगे, न ही किसी तरह की कानूनी क्षतिपूर्ति ही मिलेगी। दवाएं और खाने पीने की चीजें नकली होने से तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सही बात है, आप बिल दीजिए। जब भी पैसे दें पक्का बिल हाथों हाथ लें। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज उत्तर प्रदेश में पांचवें दौर में पांचवें चरण के मतदान हुए और करीब करीब 57.36% मतदान हुआ है और अभी जो है 2 फाइनल फेजेस के मतदान होने बाकी हैं और इंतजार जाहिर तौर पे सबको 11 तारीख का है जब चुनाव नतीजे सामने होंगे। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और अभी हम अपने तमाम संवाददाताओं के पास जा रहे थे, हम अभी सुल्तानपुर गए थे। अमेठी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि वहाँ पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार थे। एक राजा की 2 रानियाँ आपस में लड़ रही थी। उसी संदर्भ में बात कर रहे थे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि अमेठी में जो चुनाव हुआ, जैसे अभी हमारे संवाददाता अश्विनी कह रहे थे कि लोग के नज़र में अब राजा रानी का मामला ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तमाम रजवाड़ों से जुड़े राजाओं की पत्नियां, राजा, युवराज जो चुनाव में उतारे जाते हैं और ख़ुद राहुल गांधी के लिए भी युवराज शब्द का इस्तेमाल होता है। और एक तरफ रानियां हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर तमाम आरोप हैं, जो BPL कार्डधारी था, आज BMW में घूमता है। जब लोगों के पास ऐसा विकल्प होता है तो लोग क्या करेंगे? देखिए अशोक जी, ऐसा है कि अमेठी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां जो परफेक्ट पिक्चर है, जितने तरह के आयाम चुनाव के हो सकते हैं आपको सब मिलेंगे। एक राजा है, 2 रानी है, रानियों में झगड़ा है, कौन असली है कौन नकली है, एक तरफ ये झगड़ा। दूसरा वजीर है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अच्छी होने का दावा करता है, उसका एक मंत्री जो 4.5 पौने 5 साल तक मंत्री रहा, उसके खिलाफ बलात्कार का आरोप है। पुलिस FIR नहीं लिखती, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि FIR दर्ज कीजिए। उस FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होती है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। तो कानून व्यवस्था क्या है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये क्षेत्र आप ये मत भूलिए कि ये नेहरू गांधी परिवार का भी घर है। ये भी आयाम है इस पूरे पहलू का, निश्चित रूप से। बहुत पिछड़ा इलाका है। आप देखिए उनकी चर्चा नहीं हो रही। आपके संवाददाता ने भी बात की, लोगों से भी बात की, तो उनकी चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि एक डिमिनिशिंग रिटर्न जो है, उस परिवार के नाम पर जो वोट मिलता था वो लगातार कम हो रहा है। तो उसका भी असर इस चुनाव में देखने को। गठबंधन है, गठबंधन में 18-20 जगह जो है दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं। कई बार इस तरह के गठबंधन में ऐसा होता है जब लास्ट मिनट पे होता है, लेकिन आप देखिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए, राहुल गांधी और प्रियंका ने भी प्रचार किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बच सकते थे, क्योंकि जो छवि लगातार वो दिखा रहे थे, उनकी छवि ध्वस्त हो गई जो वो गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने पे। मंत्रिमंडल से निकाला भ्रष्टाचार के आरोप में था कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, उसी के लिए वोट मांगने क्या मजबूरी रही होगी अखिलेश को, एक ऐसे मंत्री जो बलात्कार का आरोपी है, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, उसके लिए प्रचार करने जाना पड़ा? अब ये तो अखिलेश ही बता सकते हैं कि क्या मजबूरी है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में गायत्री प्रजापति कितने इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है और जिसका उत्तर तलाश रही है
कि अगर अखिलेश यादव विकास पुरुष है तो सवाल यह है कि गायत्री प्रजापति उनके कौन सा विकास का कौन सा दरअसल चेहरा है। बहरहाल इस पर और बात करेंगे और हम अपने तमाम संवाददाताओं को एक बार फिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के चुनाव की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक के चुनाव में जो तस्वीर देखने को मिली है उससे ये बात साफ हो गई है कि बतौर मतदाता महिलाओं ने इस चुनाव में अपनी जोरदार और असरदार दस्तक दी है। आज 5वें चरण के चुनाव में भी सूबे की महिलाओं ने लोकतंत्र के इस त्योहार में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में भले ही कंजूसी करें, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो सबसे पहले उन्हें महिलाओं का भरोसा जीतना पड़ता है। आधी आबादी ये एक ऐसी ताकत है जो खुद अपना वोट तय करती है। किसे वोट देना है और किसे नहीं, ये उसका अपना फैसला होता है, घर के पुरुषों का नहीं। महिलाएं अब जागरूक हैं। उन्हें कैसा नेता और कैसी सरकार चाहिए ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां तकरीबन 47% महिला मतदाता हैं, जो वोट देने के मामले में पुरुषों से आगे हैं। मतदान केंद्रों तक ये महिलाएं एक उम्मीद और भरोसे के साथ पहुंचती हैं। गोंडा से लेकर फैजाबाद हो, अमेठी से लेकर सुल्तानपुर, बहराइच हो या फिर बस्ती, हर जगह महिला से बात करने पर एक ही जवाब मिलता है, सरकार ऐसी हो जो उनकी हर समस्या पर गंभीर हो। अच्छी सरकार चाहते हैं कि जो समाज का भला करे। और जैसे सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना? सिक्योरिटी तो अभी तक तो ठीक नहीं है और आगे तो मालूम नहीं। सर, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश के लिए महिला बहुत मायने रखती हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं आने जाने में, कॉलेज जाने में। और मतलब जब भी कोई इलेक्शन वोट जीत के आता है तो वो इन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देते। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे हर चुनाव में सबसे ऊपर रहते हैं। अफसोस कि आजादी के इतने साल बाद भी ये जरूरतें जस की तस बनी हुई हैं। पर साल दर साल महिलाएं जागरूक हो रही हैं। इन्होंने लोकतंत्र में अपनी ताकत जान ली है। जो चुनाव से पहले खुलकर अपनी बात रखती हैं, चुनाव का एजेंडा तय करती हैं। 400 आदमी हमारा शोहर कमाते हैं, 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे में 400 आदमी हो पूरा हो जाएगा। 6 बच्चे पढ़ाई लिखाई खाना सब हो जाएगा, कपड़ा लता नहीं होगा ना। रामनगर में बहुत गरीबी है, जो है जब कमाए नहीं तो खाना नहीं चलेगा। हम सब कोई ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मिस्त्रियाना करता है। पहले राजनीतिक दल महिलाओं पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इनकी बढ़ती भागीदारी ने इन्हें सियासत का मुख्य एजेंडा बना दिया है। अब हर दल के घोषणा पत्र में महिलाओं के हित, उनके मान सम्मान को खास जगह दी जाती है। विशाल बैरिस्टो और शैलेंद्र मिश्र के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं, हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जहां जहां पर भी महिला मतदाताओं से हमारे संवाददाताओं ने बात की है, सब ने ये कहा है कि उनके लिए उनकी सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मसला रहा है चुनाव में वोट डालते वक्त। और जाहिर तौर से हो भी क्यों ना, जिस राज्य में मुख्यमंत्री की पत्नी को जो है उसको भी अगर जो असामाजिक तत्व और मुख्यमंत्री की पत्नी को भरी सभा में उसके ऊपर भी अगर फबतियाँ कस दी जाती हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी को भी ये कहना पड़ता है कि मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी, तो वहाँ पर उस राज्य में महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर क्या सोचती है, बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इन हाथों ने हमें चलना सिखाया, बरसों से ये रिश्ता कायम, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जगाया, बरसों से जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाया रिश्ता और अटूट विश्वास का एहसास दिलाया। इन्हीं हाथों ने वक्त के संग रिश्तों को संजोया, बरसों का तजुर्बा अपने पन्ने पिरोया, देश की उन्नति में हाथ बटाया और खुशियों से घर घर को सजाया। ये सुनहरा सफर है 60 सालों का, सुरक्षा और समृद्धि भरे हाथ सदा आपके साथ। LIC। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है।
पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम 5वें दौर के मतदान के ऊपर खास तौर से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं, जहां 57.36% वोट आज पड़े कुल मिलाकर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, महिला वोटर्स को दिखाई थी कि महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में आज निकली और अपना वोट किया, और तमाम पार्टियां महिलाओं के वोट लेने के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को बहुत तरजीह भी देती हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं। शुरू से ही महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा जो है वो हमेशा रहा, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुलंदशहर में जो बलात्कार का एक मामला हुआ था, जिसमें एक माँ बेटी का बलात्कार किया गया था, इतनी घिनौनी वारदात के बाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी सरकार के एक बड़े मंत्री का जो बयान आया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा उनको डांट पिलानी पड़ी थी। तो ये दिखाता है कि सरकार में बैठे लोग महिला सुरक्षा को लेकर कितने दरअसल संवेदनशील हैं। और जैसा मैंने कहा था कि उस राज्य में महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी पर भी जो है भरी सभा में फब्तियां कस दी जाती हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी को भी ये कहना पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगी उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसकी। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यही सवाल लेकर शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप लगातार जब घूम रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है जिस तरह से गायत्री प्रजापति को टिकट दे दिया गया और गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश यादव वोट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव की पत्नी मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ सभा में जिस तरह की बदतमीजी होती है, उनको कहना पड़ता है कि वो अखिलेश से शिकायत कर देंगी, क्या ये सब बातें जो हैं महिला मतदाता जो हैं वो देख रही हैं, गौर कर रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है उनके राज्य में? जी देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, उनकी सुरक्षा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी भी महिला मतदाताओं से हमने बात की, ये जो आपने कहा कि इस तरह की जो बातें जब सामने आती है, खासतौर पर जो छात्राएं हैं कॉलेज जाने वाली,
हमने उनसे जब बात की थी उन्होंने ये कहा था कि एक तरह का विरोधाभास दिखता है कि दावे किए जाते हैं कि 100 नंबर चलाई जा रही है कानून व्यवस्था सही करने के लिए, और दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति जैसे नेता है जिनको सपोर्ट मिलता है समाजवादी पार्टी में, उन्हें उतारा जाता है गठबंधन के बावजूद, और वहां पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सभा करने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कॉलेज की छात्राओं में ये एक मुद्दा जरूर है कि हाँ इस तरह से सपोर्ट जो हो रहा है वो ठीक बात नहीं है, और एक संदेश जो जाता है वो सही नहीं जाता है। हमने गोंडा में कई महिला मतदाताओं से बात की और तकरीबन सभी ने कहा कि 2 ही मुद्दे हैं उनके लिए कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ऐसी सरकार है, और कानून व्यवस्था बेहतर हो जिससे गोंडा में वो देर रात तक ठहर सके। जी विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं गायत्री प्रजापति की बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ा निशानी थी, एक बड़ा सिंबल था गायत्री प्रजापति को टिकट मिलना और अखिलेश का उनके लिए प्रचार करना। ये एक बड़ा झटका था उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि अखिलेश यादव दरअसल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं, महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कानून व्यवस्था, जब अखिलेश ने प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं गायत्री प्रजापति के लिए उनको टिकट दिया जाता है, तो क्या कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा जिसको कि बार बार समाजवादी पार्टी पीछे रखने की कोशिश कर रही थी, बार बार ये दावा कर रही थी कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है, दूसरे राज्यों के आंकड़े निकाले जा रहे थे, उन राज्यों से कंपैरिजन करके बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है। जब गायत्री प्रजापति ऐसे लोग मैदान में उतरते हैं तो क्या उसको लेकर के मतदाताओं तक ये इशू पहुंचा? क्या मतदाताओं के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना? देखिए अशोक जी, मैं आपकी बातों का अलग अलग चरणों में जवाब दूंगा। मैं आपका सवाल का जवाब लेकर जाता हूं। सबसे पहले जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, गुलाम नबी आज़ाद से जब मैंने पूछा कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर और सरकार इस पे कई मामलों में नाकाम साबित हुई है, ऐसे में आपने अलायंस कर लिया है, तो आपके लिए कितना अनकंफर्टेबल हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो हर बार हर पहलू पर उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तब बात थी जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। फिर हम गए अमेठी, जहाँ पर हमने बात की अमिता सिंह से और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अमेठी हमारा गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी को ये हमें देना ही होगा। तब भी गायत्री प्रजापति थे और अब गायत्री प्रजापति के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि एफआईआर लॉन्च की जाए, उसके बाद भी गायत्री प्रजापति वहां पर डटे रहे और अखिलेश ने हालांकि उनके साथ स्टेज शेयर नहीं किया, जिस पर हमने देखा कि वो आंसू बहाते हुए नीचे बैठे हुए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, जी अशोक जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं राम की नगरी की, वहाँ पर अगर महिला ये कहती है, लड़की ये कहती है कि मुझे सुरक्षा का भाव नहीं है। जब हम बात करते हैं उस जगह की जहाँ पर फैज़ आबाद होने का दावा किया जाता है, वहाँ की महिला कहती है कि मेरी हिफाजत कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि कानून व्यवस्था से लेकर जिसमें महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज क्या सीरियस है। सरकार ये कहती है हमने 100 नंबर बना दिया है, हमने विमेन सेल बना दिया है, बीजेपी ने भी उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और ये तक कह दिया है कि एंटी रोमियो दल बनाया जाएगा। तो ये मुद्दा पूरे स्टेट में पहले चरण से लेकर अब तक और मुझे लगता है आखिर तक छाया रहेगा। जी छाया रहेगा। प्रदीप जी, आपका कमेंट इस पर क्या है? क्योंकि मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया में उस हिसाब से जिस हिसाब से जब उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग हो रही थी तो ये मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा मीडिया में कम से कम दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए उसका कारण एक ये है कि मुद्दा थोड़ा ढक गया परिवार के झगड़े के कारण। उस झगड़े में से अखिलेश यादव विजेता के रूप में निकले, तो एक इमेज मेकओवर हुआ उनका। ये लगा कि जो कुछ बुरा हो रहा था समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार में, उसके लिए अखिलेश के अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं। अखिलेश उसको सुधारना चाहते हैं। ये मौका था उनको इसको कंसोलिडेट करने का। लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बलात्कार के आरोपी के लिए वोट मांगने जाता है तो उसी स्टेज से वो कैसे कह सकता है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे या 5 साल से कर रहे हैं? कैसे भरोसा करेंगे लोग? अगर आप एक बलात्कार के आरोपी के लिए वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। तो एक तरफ आपका ये व्यवहार है, दूसरी तरफ आपका दावा है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो दोनों में, हाँ बिल्कुल, दोनों में विरोधाभास साफ तौर पर है। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन इस बीच में आपने तमाम दोनों संवाददाताओं को, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े गोंडा से और साथ साथ हमारे साथ विशाल बरिष्ठो जुड़े अयोध्या फैजाबाद से, उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेता हूं और ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, प्रदीप जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी हो, प्लानिंग करो अब लाइफ की। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ, घर अपने खुशियाँ ले आओ। प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। नए महिंद्रा यूवो का आरामदायक डिजाइन, यानी ना आप थकेंगे ना काम रुकेगा। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर का मतदान भी पूरा हो गया। 57.36% वोट पड़े और 5वें दौर के आज के चुनाव में केवल बुजुर्ग मतदाताओं ने ही नहीं बल्कि दिव्यांग मतदाताओं ने भी अच्छी खासी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें मतदाताओं के उत्साह की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। चढ़ता पारा हो या बढ़ती उम्र, अपना वोट डालना हो तो फिर कोई बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती। इतना ही नहीं, क्या कभी आपने सुना है कि देश में ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने आजादी के बाद से आज तक कोई मतदान नहीं छोड़ा? तो ये सुनिए। मतदान खाली नहीं छोड़ा, सारे मतदान किए। हाँ, 52 से लेके आज तक एक भी मतदान नहीं छोड़ा। इनके कंधे भले ही झुक गए हों, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंधों पर थी और इस जिम्मेदारी को इन बुजुर्ग मतदाताओं ने बखूबी निभाया। जहां कदमों ने साथ नहीं दिया, वहां युवा साथ थे और जहां मतदान केंद्र का सफर अकेले तय करना था, वहां चुनाव आयोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। बहुत मेहरबानी की, उन्होंने हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाई, लेके गए वहां तक। हाँ, बहुत साथ दिया उन्होंने। लोकतंत्र के इस पर्व में केवल बुजुर्ग ही नहीं, दिव्यांग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताने की जरूरत नहीं है कि जिस लोकतंत्र की आज दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, उसको आगे बढ़ाने का काम इन्हीं मतदाताओं की वजह से मुमकिन हो पाया है। बहुत सहूलियत हुई इन्हें अपना मतदान करने में और कोई कतार में इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्हें अलग से तुरंत अनुमति मिली। हेल्पर के साथ ये मतदान के बिल्कुल निकट केंद्र तक पहुंच पाए। इस तरह की सहूलियत की गई है मतदान केंद्रों पर, जिससे जो बुजुर्ग मतदाता है, जो दिव्यांग मतदाता हो, उन्हें अपना मतदान के अधिकार के प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चुनाव के तरह तरह के रंग थे। प्रदीप जी, बहुत अंत में बहुत जानना चाहूँगा, जो मतदाताओं का जो उत्साह है, कोई संकेत है इसके पीछे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब मतदाताओं का उत्साह होता है तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबर तो जो है जनतंत्र के लिए है कि सबसे बुरी चीज़ होगी अगर लोगों का
चुनाव से, जनतंत्र से, उससे विश्वास उठ जाए, वोट देने न जाएं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतदाता की पेशेंस की दाद दीजिए, उसके धैर्य की दाद दीजिए कि उसके मुताबिक नहीं होता है, फिर भी वो अगली बार चुनाव में इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार बदलाव होगा, शायद इस बार कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, वो इस उम्मीद के साथ फिर मतदान केंद्र तक जाता है और इस अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं। चुने हुए प्रतिनिधि भले ही भागे लेकिन मतदाता अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं। बिल्कुल, और ऐसे मतदाताओं को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि जो अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। अभी 2 दौर के चुनाव और बाकी हैं और सिर्फ अंत में इतना ही कहेंगे कि इन 2 दौर में जब पोलिंग हो तो आज का रिकॉर्ड जो है और जो पिछले तमाम रिकॉर्ड हैं वो टूटे तो बहुत मजा आए। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में हैं या मणिपुर में हैं जहां पर अभी चुनाव होना बाकी है तो जमकर वोट दीजिएगा। बहरहाल आज के अंक में, आज चुनावी महासंग्राम में सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए। प्रदीप जी आप आए उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।